हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ, नए सेशन के साथ। आज का सेशन की क्लासेज अपनी पास जो होगी वो होगी प्रत्यास्थता की। फिजिक्स का ही टॉपिक है साइंस में, और वो टॉपिक है अपने पास प्रत्यास्थता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रत्येक पदार्थ में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि प्रत्यास्थता का गुण किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, और प्रत्यास्थता होता क्या है। चलिए दोस्तों, अपन दैनिक जीवन में भी एक रबड़ की बात करें, प्लास्टिक की बात करें या स्टील की बात करें, विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर जितने भी है वस्तुएं, सभी में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से प्रत्यास्थ के गुण पाए जाते हैं या अप्रत्यास्थ के भी गुण होते हैं। यानी उनमें तनाव होने के कारण जब उस पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने के कारण उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, उनकी आकृति में परिवर्तन आ जाते हैं, उनकी लंबाई में परिवर्तन आ जाते हैं, उनके आयतन में परिवर्तन आ जाते हैं। इस तरह से परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। इसी टॉपिक की डिस्कस आज अपन यहाँ पे करेंगे। नए टॉपिक है अपने पास प्रत्यास्थता। बिल्कुल आप सब ध्यान से बी केयरफुल होके एकाग्रचित्त मन होकर आप अपने घर पर क्लास ले। बिल्कुल ही सही क्लास अभी होगी अपने पास कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। छोटी टॉपिक है बहुत ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं पेपर में कि स्टील की अपेक्षा रबर में प्रत्यास्थता का गुण होता है, रबर की अपेक्षा स्टील में प्रत्यास्थता का गुण होता है, प्रत्यास्थ किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। इन सारी टॉपिक की डिस्कस आज अपन यहाँ के। तो प्रत्यास्थता से समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रतिबल क्या है। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल मीन्स प्रतिबल यानी जो बल का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, बल के विपरीत कार्य कर रहा है, उसे कहते हैं प्रतिबल। और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेस। मैंने क्या कहा आपको कि प्रत्यास्थता को समझने से पहले आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको एक छोटा सा पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रतिबल, उसे समझना जरूरी है। और प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है यानी प्रतिबल क्या होता है? और आपकी अपनी भाषा में, दैनिक जीवन के भाषा में बात करें, दैनिक कार्य की भाषा में बात करें तो प्रतिबल का मतलब होता है तनाव। तनाव की बात कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु द्वारा एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो उस बाहरी बल का क्या करता है? विरोध करता है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझ ले कि मान लिया जाए ये वस्तु है और इस वस्तु पे अपन क्या कर रहे हैं? बाहरी बल। ये क्या है? बाहरी बल। और ये क्या है? वस्तु। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु द्वारा एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो इस बाहरी बल का क्या करता है? विरोध करता है। जो इस बाहरी बल का क्या करता है? विरोध। अतः वस्तु द्वारा आंतरिक प्रतिरोध जो बाहरी बल का विरोध करता है वही क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वस्तु का प्रतिबल कहलाता है। कोई पूछ ले आपसे, किसी प्रकार की परिभाषा भी आ जाए और प्रतिबल से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। साइंस एक अथाह सागर है, शम का भंडार बता सकते हैं। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, बस उनको टॉपिक दिखनी चाहिए कि प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं। कहीं प्रत्यास्थता की बात हुआ, उनमें से टॉपिक जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिबल की। प्रतिबल मीन्स स्ट्रेस, और इसका मैंने बता दी प्रतिबल यानी क्या? बल के प्रतिक्रिया। जब कोई बाहरी बल लग रहा है किसी वस्तु पर तो उसका वस्तु के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध जो है वो प्रतिक्रिया कर रहा है बाहरी बल का। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होती है बल वो क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मेन पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबल को किससे डिनोट किया जाता है? तो प्रतिबल को हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। और प्रतिबल बराबर होता क्या है? तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना? कभी कभी यहाँ पे आपको ये भी लिखा सकता है लोड बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना? कभी कभी ये भी लिखा सकता है। और इसको यदि और भी अच्छी तरह से मॉडिफाइड करके लिखे इंग्लिश में तो यहाँ पे आ जाएगा F/A या L/A। ठीक है ना? लोड L से डिनोट किया अपन ने। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का
SI पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गए प्रतिबल की बात। मैं दोबारा एक बार इस टॉपिक को कंफर्म कर देता हूँ, फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिबल यानी बल का प्रतिक्रिया करने वाले। जब किसी वस्तु पे अपन बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु में एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो उस बाहरी बल का क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वस्तु का, जो बाहरी बल का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ठीक है ना? तो इस प्रतिबल को हम यहाँ से डिफाइन कर दिए कि हम किस पे लगा रहे हैं बल, तो किसी वस्तु के क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं बल। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी लोड बटा क्षेत्रफल। इसको अपन किससे डिनोट किए? प्रतिबल को P से। P बराबर क्या लिखा? F/A या L/A। कभी कभी ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला, इसी से एक छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रतिबल बराबर होता है। अब वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, बल बटा क्षेत्रफल हो गए, कोई और 2-3 ऑप्शन मिल गए, तो अपने को ध्यान रखना है कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। इंग्लिश में भी लिख दिया F/A, इंडिकेट कर दिया। प्रतिबल का SI मात्रक होता है यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये, कभी कभी इस तरह से यदि लिखा हुआ नहीं आए तो आपको घुमा कर देता है क्वेश्चंस, ताकि आप कंफ्यूजन हो जाओ कि नहीं ये नहीं, वो और कुछ और हो सकता था, मैंने तो ये पढ़ा और यहाँ पे मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो आपको इस तरह से भी करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रति को हटा दिया तो जैसे मीटर स्क्वायर ऊपर जाते हैं तो जो नीचे धनात्मक था वो क्या हो गया? ऊपर पे ऋणात्मक में, जो घात है वो घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी आ सकता है। ये तीनों में से कोई भी एक भी आ सकता है आपके पेपर में कि प्रतिबल का SI मात्रक होता है। क्या होता है? आपके पास ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा। तीनों में से जरूर कोई ना कोई एक ऑप्शन होगी जिसपे अपने को टिक लगाना है। चलिए, ये हो गए प्रतिबल की बात। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिबल के बाद उस वस्तु में क्या होता है। तो बार बार जैसे ही आप किसी वस्तु पे बल लगाते रहोगे तो उस बल के कारण उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन मीन्स उनकी आकृति में परिवर्तन, उनके आकार में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। तो हम उस वस्तु को फिर क्या कहते हैं? फिर उस पद को क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उस घटना को क्या कहते हैं? तो जैसे आप किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हो तो बाहरी बल लगाने के कारण उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वस्तु की जो पहले लंबाई थी वो, और बल लगाने के बाद उस वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन हो गया वो, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति। पॉइंट अब बात करेंगे विकृति की, जिसको अपन अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। अब ये क्या होता है? मैंने क्या कहा? जब किसी वस्तु पे आप बाहरी बल लगाते हो तो बाहरी बल लगाने के कारण वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की मूल लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। इस विकृति को हमेशा स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? तो विकृति ई बराबर क्या लिखेंगे? मूल लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई। ठीक है ना? वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई, वस्तु की मूल लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। हम इसे
एक डायग्राम के सहायता से भी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, ये मान लिया जाए वस्तु है और इस वस्तु पे जैसे अपन ने बल लगाया तो इस वस्तु के बाहरी बल लगाने के कारण इस वस्तु की लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मान लिया जाए पहले इसकी लंबाई कितनी थी, तो पहले इसकी लंबाई थी L, क्या थी लंबाई L, या स्मॉल l भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इस पे अपन बाहरी बल लगाते तो वस्तु की लंबाई बढ़कर हो जाता है यूं, पहले इतना था अब बढ़कर इतना ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इनकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की मूल लंबाई, पहले कितना था 5 सेंटीमीटर और अब कितने हो गए, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो कितने इंक्रीमेंट हुई, उनकी लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट हुई, तो 2.5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ। यानी ये क्या हो गया, इनकी लंबाई में परिवर्तन। तो हमने इसको यहाँ पे आपको परिभाषा के माध्यम से समझा दिया मैंने कि विकृति E बराबर वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं डेल L अपॉन L, डेल L अपॉन L, जहां डेल L क्या है, जहां डेल L वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन और L वस्तु की मूल लंबाई, ठीक है ना, वस्तु की मूल लंबाई। और E क्या है, E को मैंने बता दिया, E क्या है, विकृति है, ठीक है ना, विकृति है। इस तरह से देखे अपन तो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन हो रहा, लंबाई ऊपर भी लंबाई ऊपर है, इसलिए विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, नहीं होती। आपसे पूछा जाता है विकृति का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता, तो आप क्या कहोगे, इनकी कोई इकाई नहीं होती। वहाँ 4 ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या इनका इकाई नहीं होता। और आपके पास इनके क्वेश्चन जो तरीके से पूछे जाते हैं वो ये भी होता है कि E बराबर डेल L अपॉन L, डेल L क्या है, तो डेल L वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन है, L क्या है, वस्तु की मूल लंबाई में, वस्तु की मूल लंबाई है। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विकृति का विमा क्या होता है, विकृति का विमा। अपन पिछले क्लास में भी अपन ने आपको मैंने सिखाया, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया कि बीमा हम किस तरह से भौतिक राशियों का निकाल सकते हैं। यहाँ भौतिक राशि हमारे पास एक विकृति भी है और इसका भी बीमा पूछ लिया जाता है। तो बीमा निकालने के लिए ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि हम किसी का भी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उनके लिए सूत्र, फार्मूला पता होना चाहिए कि किस तरह से फार्मूला बनता है। जैसे विकृति का यहाँ पे देख ले, विकृति बराबर क्या लिखा, मूल वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की मूल लंबाई। अब ये इनको मैंने इंग्लिश में लिखा है E बराबर डेल L अपॉन L। अब ये क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया, विकृति का एक सूत्र बन गया। लेकिन देख रहे हैं कि दोनों अनुपातिक राशि क्या है, समान है। ऊपर भी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और नीचे भी लंबाई है। किसी वस्तु की लंबाई नीचे और वस्तु की ऊपर की लंबाई में परिवर्तन। जब दो अनुपातिक राशि समान हो, लंबाई लंबाई हो, क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो सकता है, मीटर मीटर हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर मिलीमीटर, नहीं है तो अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब अनुपातिक राशि समान हो तो उसका कोई बीमा नहीं होता है, वो बीमाहीन होते हैं, उनकी कोई इकाई नहीं होती। इस तरह से हम बात करें तो विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है, अर्थात यह बीमाहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, यह बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट पर ले, प्रत्यास्था के अंदर सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, प्रत्यास्था के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रतिबल। प्रतिबल के बाद हम बात किए विकृति। प्रतिबल क्या होता मैंने बताया, यानी बल की प्रतिक्रिया, यानी
किसी बाहरी बल का कोई प्रतिक्रिया कर रहा आंतरिक बल, तो क्या कहलाए, उस वस्तु का प्रतिबल कहलाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने दोबारा आपको डिस्कस करके बता दूं कि जब किसी वस्तु पे बाहरी बल लगाया जाता है तो बाहरी बल लगाने के कारण उस वस्तु पर, उस वस्तु के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो उस बाहरी बल का विरोध करता है। अर्थात वस्तु का यही आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। जो अपन प्रतिबल का मात्रक होता है SI पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये एक सदिश राशि है। हाँ, और प्रतिबल बराबर क्या होता है, F/A। नेक्स्ट पॉइंट बात की विकृति की, जब बार बार किसी वस्तु पे आप प्रतिबल लगाते रहोगे तो एक समय ऐसा आता है कि उस वस्तु का आंतरिक प्रतिरोध छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थात कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, उनकी काम करने की, विरोध करने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और हम चाहे तो उस पे बाहरी बल लगाने से उनकी आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, इच्छा अनुसार, मन चाहे जिस तरह की आकृति में हम ढाल सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अर्थात प्रतिबल के बाद जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु की आकृति में या जब वस्तु की लंबाई आयतन में परिवर्तन हो जाए तो वो किस रूप में आ जाती है, विकृति। विकृति यानी क्या, आकृति में विस्तार, किसी वस्तु की आकृति में विस्तार, बार बार प्रतिबल के बाद उस वस्तु की आकृति में क्या आ जाए, विस्तार आ जाए, तो उस घटना को, उस परिघटना को, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को हम कहते हैं विकृति, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन कहते हैं। उसकी बात अपन ने कर लिया। ये भी सबसे अहम टॉपिक होती है और इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, और क्वेश्चंस के इनमें दो ही तरीके हैं पूछने के। पहला कि विकृति E बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एल। डेल एल क्या है, वस्तु की मूल लंबाई में परिवर्तन, और एल क्या है, वस्तु की मूल लंबाई। दूसरा कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती। आपसे पूछा जाता वस्तु की विकृति की इकाई होती है, वहां 4 ऑप्शन होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप उस पर टिक लगाओ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इनकी विमा होती है। अब वहां 4 ऑप्शन भी मिल जाएगा आपकी बीमा में, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो होगा उसमें बीमाहीन, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती, तो आप उस पर टिक लगाओगे, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। मैं आपको बता दिया हूं कि इकाईहीन का मतलब क्या, जब दोनों अनुपातिक राशि सूत्र में, किसी भी भौतिक राशि की सूत्र के अंदर, फॉर्मूला के अंदर दोनों का अनुपातिक राशि जब समान होगा तो वो इकाईहीन हो जाती, उनकी कोई इकाई नहीं होती है। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके बाद करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, वो सबसे अहम टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू अदर एग्जामिनेशन। जितने ऑल ओवर एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम होती है सभी एग्जाम में इनसे तो कहीं ना कहीं जरूर टच कर लिए जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक है, इससे नहीं पूछे जाते, लेकिन ये हमारी कन्फ्यूजन, ये हमारी भूल है कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमेशा आपको एक बात को ध्यान से रखना है, गौर करना है कि जब भी कोई साइंस की टॉपिक हो या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक हो, आप छोटे छोटे टॉपिक को कवर जरूर करो, उनको नोट जरूर करो, ठीक है ना। जैसे यहां पे आ जाएगा हुक का नियम, हुक का नियम, ये हुक के नियम की बात करते हैं। हुक का नियम क्या होता है और किस तरह से अपन ये कार्य करता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, प्रत्यास्थता सीमा। अब यहाँ पे टॉपिक मैंने क्या कहा था, प्रत्यास्थता बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आगे कि प्रत्यास्थता मतलब क्या, किसी वस्तु को टूटने से पहले, जब किसी वस्तु पे रबर पे आप बल लगाकर खींचते हो एक दूसरे के विरुद्ध में, तो अधिकतम खींचने के बाद और उससे ज़्यादा कि तो टूट जाती है। तो टूटने से पहले जहाँ तक वो बल को सह सके, जहाँ तक वो कार्यकारी बल कहते हैं उसको, कार्यकारी बल, जहाँ तक कोई वस्तु सह सके तनाव के रूप में, वहाँ तक की स्थिति उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। तो हुक का नियम क्या, हुक थे, उन्होंने नियम बनाया था कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। क्या कहा गया, हुक के नियम के अनुसार क्या कहा, हुक ने क्या कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है।
या अनुक्रमानुपाती होता है, या आप अंग्रेजी में कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी वस्तु पे जितना प्रतिबल लगाएंगे उस वस्तु में उतना ही विकृति उत्पन्न होगा, ठीक है ना। यानी प्रतिबल विकृति के क्या है, समानुपाती होता है। ये किसने कहा, हुक ने कहा। इसलिए क्या बन गया, हुक का नियम। सभी वस्तु में, जितनी भी वस्तु है सभी वस्तु में कहीं न कहीं प्रतिबल के अनुसार उनमें विकृति के गुण आ जाते हैं, या किसी में कम आते हैं और या किसी में ज्यादा आते हैं, लेकिन आना है उनमें, विकृति का तो गुण आना है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, या अंग्रेजी में इसको कह देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात क्या, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का। चलिए तो मैं लिख लूं यहां पे, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, क्या दोस्तों, प्रत्यास्था सीमा के अंदर की बात करें, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अर्थात मैं लिख सकता हूं कि प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के, किसके, विकृति के। आपको ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, कभी कभी तो इनकी परिभाषा के साथ ये भी पूछ लिया जाता है ये किसके नियम है, हुक का नियम है। ये आपको यहां से यहां तक मिल जाएगा, यहां से यहां तक आपको मिल जाएगा, और ये पूछा जाएगा यह नियम किसने दिया, हुक ने दिया, न्यूटन ने दिया, जूल ने दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस पे टिक लगाना होगा, भाई ये हुक ने दिया या जूल ने दिया या न्यूटन ने दिया, किसने दिया। तो अपने को ध्यान रखिए किसने दिया, ये नियम देने वाला साइंटिफिक जो वैज्ञानिक है वो कौन है, वो है हुक। तो ये हुक का नियम कहलाता है, या कभी कभी हुक का नियम क्या कहलाता है, ये मिला, ये हुक का नियम कहलाता है, ये न्यूटन का नियम कहलाता है, ये जूल का नियम कहलाता है, ये न्यूटन शीतलन का नियम कहलाता है। तो अपने को जब परिभाषा पता रहेगा तो उस नियम पे टिक लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये हुक का नियम है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हुक का नियम कहलाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि प्रतिबल क्या लिखा था अपन, अर्थात प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, या करके हम और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रतिबल, इस समानुपाती का मतलब होता है कि उस वस्तु के अंदर गुण की बात आती है, कि पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि किस वस्तु में कितनी विकृति आ सकता है प्रतिबल लगाने के बाद। प्रतिबल लगाने के बाद जिस वस्तु में जितनी विकृति आ जाए वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, गुण कहलाता है, ठीक है ना। तो उस गुण को हम कहीं ना कहीं किसी चीज से इंडिकेट करते, कहीं ना कहीं उसका हम कुछ नाम डाल देते, कुछ नाम से उनको पुकारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे E इंटू विकृति। अब E का मतलब क्या है, E का मतलब क्या हो गया, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक यह वस्तु, किसी भी वस्तु की पदार्थ की प्रकृति, यानी किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस वस्तु में कितनी विकृति के गुण हैं। तो वही क्या कहलाता है, E कहलाता है, ठीक है ना। किसी में कम भी आ सकता है और किसी में ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रतिबल, विकृति को इधर ले आओ, गुना में है तो इसको इधर बटा में ले आएंगे, विकृति बराबर E, जहां E क्या है, प्रत्यास्थता
गुणांक। ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। यानी ई को प्रत्यास्थता गुणांक, और ई किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। यह इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है या होता है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न हो सकता है या होता है। तो ठीक ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपको, ई प्रत्यास्थता गुणांक, यानी ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गए प्रतिबल के। अब आपसे यहाँ पूछ ले हुक का नियम बराबर। अब हुक का नियम बराबर क्या होता है? प्रतिबल समानुपाती होती विकृति की। प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, जहां पे हमने आपको बोल दिया प्रतिबल बटा विकृति बराबर ई। ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है, और ये गुणांक का प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति की लंबाई में हुई है, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग गुणांक कहेंगे, और यदि इसका किसी और चीज में तो और भी उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गए, इस पॉइंट को अपन यहाँ पे अब हटा के नोट डालकर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे नोट डालकर? यदि, क्या लिखेंगे दोस्तों? यदि वस्तु में विकृति जो हुआ है, यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम यंग गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग गुणांक भी कहते हैं। ठीक है ना, ये नोट डालना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में ये। ठीक है ना, तो ये हो गए हुक का नियम। पहले अपन ने बात किया प्रतिबल की, फिर बात की अपन ने विकृति की, फिर उसके बाद किया अपन ने हुक का नियम का। हुक ने क्या कहा? हुक ने ये कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते होता, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति। इसका मतलब क्या होगा कि किसी वस्तु में जितना आप प्रतिबल लगा रहे हो उस वस्तु में प्रतिबल के अनुसार ही क्या आती है? विकृति आती है, यानी आकार में परिवर्तन आता है। यदि उनकी लंबाई में परिवर्तन आ गया तो उसे यंग गुणांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो और ये परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन उनकी गुणों के कारण, पदार्थ में गुणों के कारण, यह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। आपसे पूछ लेता है कि प्रत्यास्थता गुणांक किस पे निर्भर करता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक किसी भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको भी आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, तो सभी पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न होता है। जितने भी पदार्थ सब में भिन्न भिन्न मान होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और यदि किसी वस्तु की विकृति लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हम उस प्रत्यास्थता गुणांक को हम यंग गुणांक भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रत्यास्थता सीमा की बात करेंगे। प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यास्थता की। अब बात करेंगे प्रत्यास्थता की, किसकी बात करेंगे? प्रत्यास्थता की बात करेंगे कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, क्या होता है प्रत्यास्थता।
अब प्रत्यास्थता की बात करें। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो बाहरी बल लगाने के कारण वस्तु के आकार आयतन में परिवर्तन आ जाते हैं, और जैसे उस वस्तु पर से बाहरी बल हटा लिया जाता है तो उस वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में पहले वो थी। इस प्रकार के गुण जिस पदार्थ में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने, फिर मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है यानी बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल लगाने के कारण उस वस्तु के लंबाई में, आकृति में, आकार में, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, और जैसे उस पर बाहरी बल हटा लिया जाता है तो बाहरी बल हटा लेने के बाद उनकी आकृति आयतन में पुनः वही स्थिति आ जाती है जिस स्थिति में पहले वो थी। इस प्रकार के गुण जिन जिन पदार्थों में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम रबर की बात करें, रबर को जिस तरह से हम इस तरह से एक दूसरे के विपरीत खींचते हैं तो उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे इस पर से बाहरी बल हटा लेते हैं वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में वो पहले थी। इस प्रकार के गुण जिन जिन वस्तुओं में होगी वो गुण को क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है ना, यह पदार्थ का गुण है। प्रत्यास्थता क्या है, पदार्थ का गुण है। तो मैं लिख देता हूं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल, बाह्य बल या जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार, आयतन, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही उस वस्तु पर से बाहरी बल या बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु पुनः उसी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में पहले वो थी, और जिस वस्तु में इस प्रकार के गुण आ जाते वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल या विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार आयतन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये बल हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में वो थी। ठीक है ना, तो इस वस्तुओं में इस गुण को क्या कहते हैं, हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब अपने से पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें होता है। सबसे अधिक गुण प्रत्यास्थता का किसमें होता है। आपके पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें आ जाता है, यानी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे आपको लिख दिया प्रत्यास्थता सबसे अधिक होता है। किस प्रकार के पदार्थ में होते हैं, यहाँ आपके पास मिल गया रबर, दूसरा ऑप्शन मिल गया आपके पास लोहा, तीसरा ऑप्शन मिल गया आपके पास में लकड़ी, और चौथा ऑप्शन मिल गया आपके पास में कपड़ा। ठीक
ठीक है ना, 4 ऑप्शन। इस तरह से यदि आपसे पूछ ले सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किस में आ जाता है, तो मैंने क्या कहा था कि जो बल हटाने के बाद, बाहरी बल हटाने के बाद जिस वस्तु में पुनः पूर्व स्थिति आ जाती है, यानी जिस स्थिति में पहले वो थी उस स्थिति में धीरे धीरे करके आ जाती है। और इस प्रकार के गुण जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन वस्तुओं में होगा वो क्या कहलाएगा, उस वस्तु का प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रबर है, लोहा, लकड़ी और कपड़ा, तो किस पे टिक लगाएंगे, रबर पे लगाएंगे, क्योंकि रबर इन तीनों की अपेक्षा तुरंत ही अपनी स्थिति में आ जाती है। ठीक है ना, इसलिए सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें, रबर में। लेकिन यहाँ पे प्रत्यास्थता नहीं कि सिर्फ लिख दे प्रत्यास्थ सबसे अधिक किसमें है, प्रत्यास्थ सबसे अधिक किसमें है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक और, कोई और नहीं होगा, यहाँ ये आ जाएगी। तो आपको किस प्रत्यास्थ किसकी है, तो प्रत्यास्थ सबसे अधिक होता है रबर, लोहा, लकड़ी और स्टील, तो टिक लगाना है स्टील। क्यों, स्टील रबर की अपेक्षा स्टील में अधिक प्रत्यास्थ के गुण पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्यास्थता का गुण किसमें होता है, सबसे ज्यादा रबर में होता है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर टॉपिक को, हर पेपर को टच करता है। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में कहीं न कहीं ये सामान्य विज्ञान या जी के जनरल सामान्य ज्ञान के अंदर भी इन क्वेश्चन को एक रूप में डाल देता है, क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। ये इसके लिए कोई विज्ञान की बात नहीं करेगा, एक सामान्य विज्ञान से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, ये सामान्य ज्ञान में भी आ जाते हैं, एक जीके के तौर पे भी इस क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। और यहां पे एक जो प्रत्यास्थता गुणांक को जो हम ई से डिनोट कर रहे थे, और ई बराबर अपन क्या लिख रहे थे यहाँ पे, प्रतिबल बटा विकृति। तो इसको आप फार्मूला में भी तब्दील कर सकते हो, ई बराबर पी अपॉन ई, ई बराबर पी अपॉन ई। और आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो फिर वही होती है जो प्रतिबल, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हो इसके बारे में कि इसका मात्रक भी होता है जो प्रतिबल का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका भी यही मात्रक है जो प्रतिबल का मात्रक होता है, जो प्रतिबल का मात्रक हो वही इसका मात्रक है। ये टॉपिक हो गया अपने पास प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, प्रतिबल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, विकृति के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हुक के नियम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनके उदाहरण है। प्रत्यास्थता का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, रबर में पाया जाता है या स्टील में पाया जाता है, तो आपको रबर में टिक लगाना है। लेकिन प्रत्यास्थ के गुण किस में आ जाते हैं, तो आपको टिक लगाना है किसमें, स्टील में। अब यहां पे आता है प्रत्यास्थता का सीमा, प्रत्यास्थता का सीमा। प्रत्यास्थता का सीमा का मतलब क्या कि किस सीमा, जिस सीमा के अंतर्गत कोई बाहरी बल को सह सकता है। जो भी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो जितना बाहरी बल वो सह कर अपनी आकृति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जिस आकृति में उस वस्तु को आप ढालना चाहते हो, जितनी लंबाई तक उसको ले जाना चाहते हो, उससे अधिक जैसे ही बल लगाते हो तो वो आकृति में परिवर्तन होने के बजाय वो अनयूजफुल हो जाते हैं, यानी कोई अनुप्रयोग हो जाता है, उनका कोई उपयोग नहीं रहता। वो वस्तु को जिस आकृति में ढालना चाह रहे थे उसमें ढल करना टूट जाते हैं, भंगूर हो जाते हैं, जिस स्थिति पर जाकर वो बिल्कुल टूट फूट जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। यानी जिस सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर कार्यकारी बल कार्य कर सके उसे ही उस वस्तु का प्रत्यास्थता का सीमा कहते हैं। यानी इस सीमा तक वो आसानी से बाहरी बल लेकर कार्य कर सकता है, जिस सीमा तक। लेकिन जैसे उस सीमा से अधिक यदि आप बल लगाते हो तो वो टूट जाते हैं या भंगूर हो जाता है या काम करना
छोड़ देता है या किसी न किसी प्रकार से वो बेकार हो जाते हैं, अनयूजफुल हो जाते हैं, हमारे उपयोग में नहीं आ पाते हैं, तो हम उसे भंगुर कह देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ये हो गई प्रत्यास्थता की बात होगी। अब हम नए टॉपिक की ओर बात करेंगे। नई टॉपिक जो है हमारे पास वो चुंबक का है। चुंबक की टॉपिक की बात करेंगे। चुंबक क्या होता है, ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है, बहुत बार ही हर बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इनसे तो सलीके से तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, टेक्निकल पेपर में भी और नॉन टेक्निकल पेपर में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है बहुत ही शानदार होता है, सरल स्वभाव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चुंबक क्या है? चुंबक को हम अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट। ठीक है ना। चुंबक, तो चुंबक का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे लौह पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करे, लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले। ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। चुंबक को सर्वप्रथम मैग्नीशिया नामक शहर में इसके बारे में बात हुआ था, और इनको सर्वप्रथम देखने वाले जो प्रैक्टिकल एज ए प्रयोग होने वाले था वो सर्टेन नामक चरवाहा था। ठीक है ना। और सर्टेन नामक चरवाहा की जूती में, जो चमड़े की जूती, उनमें कील था, तो वो जब भेड़ चराने के लिए जा रहे थे, तो भेड़ चराने के लिए उनके जंगलों में उनके पैर जो जूती पहन रखे थे, उनके पैर में छोटे छोटे कील के साथ छोटे छोटे टुकड़े, कुछ पदार्थ चिपक गए, तो वहाँ से एहसास हुआ कि नहीं, इसमें चुंबक के गुण है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक परिभाषा निकल जाता है कि वैसे पदार्थ जो लौह के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, ऐसे पदार्थ में क्या, किस प्रकार का गुण कहलाता है? चुंबक कहलाता है। जिस पदार्थ में इस प्रकार के गुण होते हैं वो चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। तो ठीक है, अब चुंबक की बात कर लिए, तो अभी आता है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने पास चुंबक जो होता है वो होता है प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरे होते हैं वो होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं, और कृत्रिम चुंबक को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या, जो कहीं न कहीं अयस्क खनिज से प्राप्त हो रहे हैं, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक को हम यहाँ पे लौह का ऑक्साइड भी कहते हैं, लौह का ऑक्साइड भी कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक का हम यहाँ पे रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं, Fe3O4। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम क्या होता है, Fe3O, रासायनिक लौह का ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, और ये आते हैं प्राकृतिक चुंबक में चुंबक के गुण होते हैं। प्राकृतिक चुंबक में चुंबक के गुण होते हैं, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इनकी आकृति भी सही नहीं होती है। ठीक है ना। और इसमें जितना हमारी इच्छा अनुसार चुंबक के गुण होने चाहिए उतना नहीं होता, बहुत ही चुंबक के गुण कम होते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक में चुंबक के गुण कम होता है। नेक्स्ट, आकार बेडोल होता है, यानी सही आकार नहीं होता है इसका। ठीक है ना। और प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Fe3O4। और प्राकृतिक चुंबक को हम लोड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोड स्टोन भी कहते हैं, लोड स्टोन। और अभी भी चीन अपने समुद्री जहाज़ों को दिशा निर्देश देने के लिए या दिशा निर्देश पाने के लिए अभी भी हम लोड स्टोन का प्रयोग
कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो लोडस्टोन को हम, प्राकृतिक चुंबक को हम लोडस्टोन भी कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक के गुण जो होते हैं, प्राकृतिक चुंबक के गुण बहुत कम होते हैं, इनकी आकृति भी बेडोल होती है, इसलिए अभी भी इनको कहीं यूज जो करें वो सिर्फ नाविकों में करते हैं। नाविकों के समुद्र के अंदर जो होते हैं उनको दिशा निर्देश दिखाने के लिए नाव के पाल के ऊपर ये लगा होता है लोडस्टोन। मैं आपको बता दूं, ये नाव हो गया, और नाव पर इस तरह से पाल लगे होते इस तरह से, इस पाल के ऊपर इस तरह से पोटलियों में बंधा होता है। पोटलियों में क्या बना होता है, ये चुंबक, प्राकृतिक चुंबक बंधा होता है, प्राकृतिक चुंबक बना होता है, और ये दिशा निर्देश बताता है कि अपने को किस ओर जाना है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक चुंबक की बात आ गई। अब आते हैं कृत्रिम चुंबक की बात करते हैं। कृत्रिम चुंबक को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, यानी मानव निर्मित। इस प्रकार के चुंबकत्व में चुंबक का गुण अधिक होता है, जितना आपकी इच्छा अनुसार आप इनकी आकार को भी बना सकते हो, जिस आकार में आप इसको बनाना चाहो उस आकार में भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो कृत्रिम चुंबक, मानव निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं, हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन प्रकार के चुंबक में चुंबकशीलता का मान, चुंबकत्व गुण का मान बहुत अधिक होता है, और इनको हम अपनी इच्छा अनुसार आकार में, आकृति में बना सकते, ढाल सकते हैं। बेसिकली कृत्रिम चुंबक का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है, जिसको कहते हैं हॉर्स शू, ठीक है ना। हॉर्स शू, घोड़े की नाल की तरह की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आकार का होता है, ई आकार का भी होता, आई आकार का भी होता, ओ आकार का भी होता है, सी आकार का होता है, विभिन्न आकार के होते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है ना। ये कृत्रिम चुंबक की आकार होगी, इनकी फिक्स आकृति अपन मानव निर्मित द्वारा होता है, क्योंकि इनमें चुंबकशीलता का गुण हम मानव निर्मित द्वारा तय किया जाता है, ठीक है ना। अब इनके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो ये आते हैं कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का प्रकार हो जाता है, अपन कहते हैं अस्थाई चुंबक, और दूसरा हो जाता है स्थायी चुंबक। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपरों में कि अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसको बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से स्थायी चुंबक के लिए भी आ जाते हैं कि स्थायी चुंबक को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, और ये किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, और कहाँ पे इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके बात कर लूँ। सबसे पहले बात कर लेंगे स्थायी चुंबक की बात कर लेंगे, परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले पदार्थ की बात करें। इसे बनाने के लिए हमें लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है ना, एलनिको, एलनिक्स, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एल्निको मतलब एल्युमिनियम हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट, इन दोनों का, तीनों का मिश्रण। एल्निक्स का मतलब हो गया यहाँ पे आपको एल्युमिनियम हो गया, निकिल हो गया,
कोबाल्ट भी हो गया और यहाँ पे तांबा भी हो गया। इस तरह से इनको मिला, इन सब के मिश्र धातु से प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। आपसे पूछ लेते कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। लोहा का प्रयोग कर जाता है, निकेल का प्रयोग कर जाता है, कोबाल्ट का मतलब होता है फौलाद, इनमें भी दो धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है ना। एलिनिको एलिनिक्स के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय विधि का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय विधि का प्रयोग करते हैं। अब आप साथ स्थायी चुंबक का प्रयोग किस किस रूप में किया जाता है। स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है डायनेमो के रूप में, जो टू व्हीकल्स वगैरह में लगे होते हैं, मोटर बाइक वगैरह में लगे होते हैं, डायनेमो के रूप में, लाउड स्पीकर के रूप में, ईयरफोन के रूप में, हेडफोन के रूप में, छोटे छोटे खिलौनों में, कंपास जिसको अपन कहते हैं संकेतक सुई कहते हैं, ठीक है ना, कंपास आदि में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थायी चुंबक का प्रयोग क्या कहा जाता है, डायनेमो के रूप में, लाउडस्पीकर के रूप में, ईयरफोन, हेडफोन, खिलौना, कंपास आदि, इन सब में स्थायी चुंबक प्रयोग होते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीय विधि का प्रयोग करते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो कौन सा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एलिनिको एलिनिक्स मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इनमें चुंबकत्व का गुण कई वर्षों तक रहते हैं, परमानेंट इसीलिए कहा गया कई वर्षों तक रहते हैं चुंबकत्व का गुण, इसीलिए इसको स्थायी चुंबक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे अस्थायी चुंबक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अस्थायी चुंबक की बात करेंगे। अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट की बात कर रहे हैं। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या कि जैसे ही उस पर जब हमें आपको ऐसे परिभाषित अस्थायी चुंबक का मतलब कि जब तक हम उस पर डीसी सप्लाई देकर जब हम सप्लाई देते हैं तो उनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, लेकिन सप्लाई हटा ले, कोई सोर्स डीसी सोर्स हटा लिया जाए तो डीसी एसी सोर्स को, जैसे सोर्स की बात करते हैं, सोर्स हटा लेने के बाद इनमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही सोर्स लगाते हैं तो इनमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है ना। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो हम जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वह नर्म लोहा, जिसको अपन सॉफ्ट आयरन कहते हैं, ठीक है ना। और इसे बनाने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि द्वारा अस्थायी चुंबक तैयार किया जाता है। प्रेरण विधि का मतलब जब हम उसमें सप्लाई देते हैं नर्म लोहे में, तो नर्म लोहे के ऊपर हम तार को, वायर को लपेट देते हैं। जैसे इसमें सप्लाई देते हो तो सप्लाई देने पर इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सप्लाई हटा लिया जाता है तो इसमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसे ही कहते हैं अस्थायी चुंबक। और इसे बनाने के लिए सबसे अच्छे पदार्थ होते हैं वो कहलाता है नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील भी एक सॉफ्ट आयरन के रूप में कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉफ्ट आयरन आपको नर्म लोहे के रूप की बात बता दिए। प्रेरण विधि द्वारा आसानी से अस्थायी चुंबक बना सकते हैं और इनका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में अस्थायी चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। ये हो गए हमारे पास कृत्रिम चुंबक के प्रकार, इसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक के प्रकार।
अब इसके अलावा अपने पास आ जाते हैं नए टॉपिक्स जो आ जाते हैं, वो टॉपिक्स आ जाता है कि चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया, अब उसकी डिस्कस करेंगे। बहुत ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें अलग अलग गुण होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, चुंबक का गुण की बात कर लेते हैं। चुंबक का गुण, चुंबक का गुण क्या है? सबसे पहले यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही, यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकता रहता है, लटकता रहता है। दूसरा, यह समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण का गुण पैदा करता है। ठीक है, यानी मान लिया जाए ये हमारे पास एक चुंबक पदार्थ है, इस चुंबक पदार्थ के इस सिरा को हम एन कहते हैं और इस सिरा को हम एस कहते हैं, यानी एन एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। अब एक और हमारे पास आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए एक पदार्थ और यहाँ पे आ जाए एस और यहाँ पे आ जाए एन, तो ये एस एस के बीच में आकर्षण का गुण ना होकर क्या होगा? प्रतिकर्षण का गुण, यानी ये दोनों एक दूसरे से हटना चाहेगा, एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करेगा। लेकिन यदि इसमें यहाँ पे एन और यहाँ पे एस आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास एन आ गए और यहाँ पे एस आ गए, तो एन एस ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण के गुण पैदा करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि चुंबक में एक गुण होता है कि ये समान, इसे हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो ये समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण का गुण पैदा करता है। ठीक है ना, और ये हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है इसी के अंतर्गत, ये उनका गुण है। हाँ, एक गुण और है इनके, यह है कि तीसरा, कि इनके कितने भी चुंबकीय पदार्थ को कितने भी टुकड़े कर दो, सभी में दो पोल हो जाते हैं, सभी में दो पोल आ जाते हैं। और उन 1000 टुकड़े कर दे तो 1000 टुकड़े में भी पोल एन एस बन जाते हैं। ठीक है ना, और चुंबकीय पदार्थ के हमेशा मध्य में चुंबक का गुण यानी चुंबकशीलता का गुण बिल्कुल ही कम होता है और इनके दोनों सिरा पर सर्वाधिक होता है। आपसे कोई पूछ ले चुंबकीय पदार्थ में सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण कहाँ रहता है, तो आपको क्या बताना? सर्वाधिक गुण हमेशा चुंबक के सिरा पे रहता है और मध्य में क्या रहता है? कम रहता है। यदि चुंबकीय पदार्थ को आप लोहे से बार बार पीटते रहोगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ये इनके चुंबक के गुण कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुंबकीयशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण होता है मुख्यतः 3 रूप से किया जाता है। नंबर 1 होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अणु चुंबकीय
पदार्थ, तीसरा होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकशीलता के आधार पर कितने वर्गों में किया गया है? 3 में, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ जिनमें आसानी से, यदि इनको ऐसे पदार्थ को चुंबकशीलता के ऐसे पदार्थ जो होते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रख देने पर तुरंत ही उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, उनमें से फ्लक्स प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ करते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? यदि चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ को रख दिया जाए कि जैसे ही रखने के तुरंत ही बाद उसमें फ्लक्स का प्रवाह होने लगता है उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर और उनमें तुरंत ही चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, जैसे निकिल, जैसे कोबाल्ट, ठीक है ना, ये सब क्या है? अपने लौह चुंबकीय पदार्थ है। इन पदार्थों की चुंबकशीलता का जो मान होता है इकाई से अधिक होता है, इकाई से अधिक होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है कि इकाई से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को हम समचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या? यदि चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ रख दिया जाए कि जैसे उसमें तो चुंबकत्व के गुण आ तो जाते हैं, फ्लक्स का प्रवाह होने लगता है, चुंबकीय गुण भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें से हटाते हैं तो इनमें से चुंबकत्व का गुण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। यानी जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो चुंबकत्व का गुण आ गया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो इसमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात कर लिया जाए, एल्युमिनियम हो गया अपने पास में, और यहाँ पे अपन तांबा की बात कर लिया जाए, एल्युमिनियम, तांबा, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है ना, ये सारे के सारे स्टील भी हो गया, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के गुण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं इसमें से चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, तो क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम विषम चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, विषम चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। विषम चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या? ऐसे पदार्थ को जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ना उसमें से चुंबकत्व का गुण बनता और ना ही उनमें फ्लक्स प्रवाह होती है, ना फ्लक्स प्रवाह होता और ना ही उसमें चुंबकत्व के गुण बनते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे नंबर 1 बिस्मिथ हो गया आपके यहाँ पे, जल, नमक, हवा, ये सब के सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के चैप्टर में थोड़ा बहुत कुछ और भी बाकी है। आज के सेशन में क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो चुंबक से संबंधित थोड़ी बहुत टॉपिक बच गए उनका भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए राम राम।